हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। माय नेम इज अनुज कुमार शर्मा और आप सभी बच्चों का प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज के सेशन में हम लोग मौर्य प्रशासन की चर्चा करेंगे और मौर्य प्रशासन की जो सीरीज है उस सीरीज की आज की हम लोग MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। यानी कि क्वेश्चंस के द्वारा हम लोग मौर्य प्रशासन के जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना कि बच्चों, इंडिया का ये एकमात्र ऐसा कॉलेज है, प्रिंस कॉलेज, जहां पर आप कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ IAS और RS का सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि कॉलेज कंप्लीट होगा तो आपका लगभग 80% सिलेबस IAS RS का कंप्लीट हो जाएगा। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और प्रिंस सिविल सर्विसेज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्वान ने कहा है कि राजा भूमि का स्वामी होता है? यानी कि वो कौन सा हिस्टोरियन है, वो कौन सा व्यक्ति है जिसने ये कहा था कि जो लैंड है मौर्य काल में उसका ओनर कौन है? उसका ओनर है किंग, यानी कि राजा भूमि का स्वामी होता है। तो आपके सामने ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप, मैगस्थनीज, कौटिल्य, जॉन मार्शल। ये चार आपके सामने विद्वान हैं जिनमें से किसी एक विद्वान ने कहा था कि मौर्य काल की ये व्यवस्था थी, ये सिस्टम था कि लैंड का जो ओनर होता है, जो रियल ओनर होता है, वो किंग है, राजा भूमि का स्वामी होता है। तो किसने कहा है? तो बच्चों, ये कहा है यूनानी राजदूत मैगस्थनीज ने। मैगस्थनीज ने कहा था कि राजा जो है भूमि का स्वामी होता है, यानी कि रियल ओनर ऑफ लैंड। ओके, लेकिन अगर हम लोग इसको डिस्कस देखिए, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कि मैगस्थनीज ने कहा था कि मौर्य काल में व्यवस्था थी, ये सिस्टम था कि राजा ही भूमि का स्वामी होता है। लेकिन अगर रियल इसका कंडीशन देखा जाए तो गलत है। ध्यान रखिएगा, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कहा था और प्राचीन जितने भी ऐतिहासिक विवरण है उन सब में ये बात कही जाती थी कि राजा कौन होता है? राजा नहीं होता, बल्कि भूमि का स्वामी उस व्यक्ति को माना जाएगा जो उस भूमि पर खेती करता है। यानी कि स्वामी उस भूमि का उसी को माना जाएगा जो उस पर खेती करता है। यानी कि कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में कहा है कि भूमि का स्वामी वही जो उस पर खेती करता है या उसको खेत को जोतता है। राजा को क्या बताया? राजा को राजा को उत्पादन के एक अंश का स्वामी बताया गया। राजा को क्या कहा गया? राजा को कहा गया कि राजा भूमि का स्वामी नहीं है, राजा भूमि से जो उत्पादन होता है उस उत्पादन के अंश यानी कि एक पार्ट का स्वामी है, ओनरशिप उसके बाद। यानी कि किसान भूमि को जोतेगा, उत्पादन करेगा और जो उत्पादन होगा उस उत्पादन में से एक पार्ट का ओनरशिप किसकी है? राजा की। इसीलिए आरंभ में जितने भी ग्रंथ में उसमें भू राजस्व के लिए राजा को जो मिलता था उसको क्या कहते थे? भाग। भाग यानी कि अंश, अंश यानी कि पार्ट। ठीक है, तो ये जो भू राजस्व के लिए शब्द आया भाग, कहां से आया? ऐतिहासिक प्राचीन पुस्तकों से आया। यानी कि राजा को उत्पादन के अंश का एक स्वामी बताया गया है, उसी अंश को भाग कहा गया, उसी आगे चल करके भू राजस्व को भाग कहा जाने लगा। ठीक है, तो हमारे भारतीय परंपरा में यह था। लेकिन मैगस्थनीज ने कहा था कि नहीं, मौर्य काल में राजा भूमि का स्वामी होता है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। क्लियर? चलिए, नाउ सेकंड क्वेश्चन,
निम्न में से मौर्य काल में द्रोण क्या है? मीन्स मॉडर्न पीरियड में ये द्रोण जो शब्द है इसका अर्थ क्या है, द्रोण वर्ड का मीनिंग क्या है? आपके सामने ऑप्शन है दूरी मापने का माप, तौल मापने का माप, वर्षा मापने का माप, धातु को जांचने का माप। यानी कि मौर्य काल में एक शब्द था इसको बोलते हैं द्रोण। द्रोण का मीनिंग क्या है? दूरी मापने का माप नहीं, गलत। तौल मापने का माप नहीं। द्रोण का अर्थ था वर्षा को मापने का माप, वर्षा को मापने का। यानी कि मौर्य काल में जो वर्षा होती थी, जो रेन होती थी, रेनफॉल जो होता था, उस रेनफॉल का जो मेजरमेंट किया जाता था, मेजरमेंट का जो एक यूनिट थी वो क्या थी? द्रोण थी। क्या थी? ये क्या है? यूनिट है। किसकी यूनिट है? मेजरमेंट की। किसके मेजरमेंट की? कि कितनी वर्षा हुई। तो द्रोण क्या है? द्रोण वर्षा मापने का एक माप है मौर्य काल में। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से मौर्य काल में मैगस्थनीज ने भू राजस्व कितना बताया है? यानी कि मैगस्थनीज ने अपनी जो पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम था इंडिका। इस इंडिका में उन्होंने कहा कि ये जो आपका लैंड रेवेन्यू सिस्टम में जो भू राजस्व होता था, भाग होता था, कितना होता था? आपके सामने ऑप्शन है 1/2, 1/3, 1/4, 1/6। ठीक है, मैगस्थनीज ने अपने जो पुस्तक है, जो बुक है इंडिका, उसमें उसने बताया था कि मौर्य काल में जो स्टेट राज्य था वो किसानों से 1/4 लेता था, यानी कि 25% ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि जितना उत्पादन होता था उस उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन का 25% पार्ट यानी कि भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता। ओके, लेकिन मैगस्थनीज के अलावा और भी कोई साधन नहीं माना जाता जिससे ये पता चले कि मौर्य काल में भू राजस्व कितना था। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, उसमें भी कहा गया है कि जो सही होता है वो होता है 1/6। लेकिन अशोक का एक इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख है, उसका नाम है रोमनदेही अभिलेख। रोमनदेही अभिलेख से पता चलता है कि अशोक ने जब महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान की यात्रा की थी तो वहां के भू राजस्व यानी कि भाग को कितना कर दिया था? भाग को 1/4 से 1/6 कर दिया था। इसका मतलब क्या है? उसने कम किया है। यानी कि अशोक के अभिलेख यानी कि रोमनदेही अभिलेख से भी पता चलता है कि मौर्य काल में भू राजस्व कितना लिया जाता था? 1/4। ये एकमात्र ऐसा अभिलेख है रोमनदेही जिससे पता चलता है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि मैगस्थनीज ने जो विवरण दिया था, जो बताया है कि 1/4 भू राजस्व लिया जाता था, यानी कि वो सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन है 1/4 सी। उसने कहा था कि भू राजस्व कितना लेते थे? 1/4। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में 18 प्रकार के शिल्प की चर्चा की गई है? यानी कि वो कौन सा ग्रंथ है, वो कौन सी बुक है जिसमें 18 टाइप के 18 टाइप्स ऑफ क्राफ्ट्स की चर्चा की गई है, एक्सप्लेन किया गया है, इंफॉर्मेशन मिलती है, वो कौन सी बुक है? तो आपके सामने ऑप्शन है दीपवंश, महावंश, जातक कथाएं, दिव्यावतार। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है, वो कौन सी बुक है जिससे पता चलता है कि 18 टाइप्स ऑफ क्राफ्ट थे एंशिएंट इंडिया में? कौन सा ऑप्शन आंसर है?
तो आंसर है जातक कथाएं। जातक कथा किससे संबंधित है? जातक कथाओं के बारे में कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध की जो पूर्व जन्म की कहानियां थी किसमें मिलती है? जातक कथाओं। यानी कि महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा है, किसमें मिलती है? जातक कथाओं में। और इन्हीं जातक कथाओं से पता चलता है कि मौर्य काल में लगभग 18 प्रकार के यानी 80 टाइप के क्राफ्ट थे, शिल्प थे। क्लियर? तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, जातक कथा है। अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मौर्य काल में एक शब्द आता है थल नियाम। क्या है? थल नियाम क्या था? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, यूपीएससी और आरएस में आजकल वोकेबलरी से शब्द यानी कि शब्दावलियों से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई एक शब्द दे दिया जाएगा, उसका मीनिंग क्या है, उसका कहाँ प्रयोग होता है, किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके सामने अभी एक शब्द है, एक वर्ड है थल नियाम। तो ऑप्शन आपके सामने, थल सेना का जो प्रमुख होता था उसको थल नियाम कहते थे, जल सेना का प्रमुख होता था उसको थल नियाम कहते थे, स्थल पर पद प्रदर्शक को थल नियाम कहते थे, जल व्यापार मार्ग का प्रमुख होता था थल नियाम। तो आपके सामने ऑप्शन 4 है, लेकिन आंसर 1 है। का इसका आंसर क्या है? थल नियाम उस व्यक्ति को कहते थे, किस व्यक्ति को? मौर्य काल में जब व्यापारी स्थल से व्यापार करते थे, किससे व्यापार करते थे? स्थल से जो व्यापार करते थे, तो स्थल पे जो मार्ग में पथ प्रदर्शक होता था, पथ प्रदर्शक का मीनिंग क्या हो गया? रास्ता दिखाने वाला। यानी कि स्थल पर पद प्रदर्शक, रास्ता बताने वाला, मार्ग बताने वाला जो व्यक्ति होता था, उस व्यक्ति को कहते थे थल नियाम। क्लियर है? यानी कि थल नियाम का मतलब हो गया, देखिए कुछ अगर शब्द को तोड़ना भी है, इसको ब्रेक करेंगे, तो थल नियाम में थल का मतलब क्या हो गया? स्थल। नियाम का मतलब है नियामक। एक शब्द होता है नियामक, ये नियामक से नियम आया है। नियामक का मतलब होता है जो उसको कंट्रोल करता है। तो थल नियाम क्या करता था? जो उसके साथ व्यापारी होते थे, जो व्यक्ति होते थे, उनका मार्ग प्रदर्शित करता था कि आपको इस रास्ते पे ऐसे जाना है। क्यों? क्योंकि उस समय आजकल की तरह बोर्ड तो लगे हुए नहीं है कि फलाने जगह के लिए इतना किलोमीटर डिस्टेंस बाकी है, ऐसा कुछ था नहीं। तो उस समय लोग क्या करते थे, एक तरह से पेशा होता था, नौकरी होती थी। तो उस व्यक्ति को कौन क्या क्या कहते थे? जो स्थल पर पद प्रदर्शक करता था, मार्ग को बताता था, उसको कहते थे थल नियाम। ये प्राचीन काल में नहीं, मॉडर्न काल में भी होता है। जब हम लोग मॉडर्न का डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, एक व्यक्ति का नाम आएगा, बहुत ही फेमस नाम है, जिसने भारतीय इतिहास को बदल के रख दिया। उस व्यक्ति का नाम है अब्दुल मजीद। अब एक सवाल मन में आ रहा होगा कि आखिर है कौन अब्दुल मजीद? मॉडर्न इंडिया का ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। नाम इसलिए महत्वपूर्ण है, इसने खुद बहुत बड़ा काम नहीं किया, लेकिन इसने भारतीय इतिहास की रूपरेखा को बदलने में सहयोग किया था। ये वो गुजराती पद प्रदर्शक है, ये वो गुजराती व्यापारी है, गुजराती पद प्रदर्शक है, जो कि वास्को डी गामा, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा को अफ्रीका से केप ऑफ गुड होप आशा अंतरीप से सीधा भारत लेकर के आया। और उसी यूरोपीय कंपनी यानी कि पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा के आने के बाद भारतीय इतिहास की धीरे धीरे करके रूपरेखा बदल जाती है। कैसे बदल जाती है? पुर्तगालियों के बाद डच आए, डच के बाद ब्रिटिश आए, और इन्हीं ब्रिटिश कंपनी के लोगों ने भारत में साम्राज्य की स्थापना की। आप कह सकते हैं इस व्यक्ति का कितना बड़ा योगदान है आधुनिक भारतीय इतिहास को बदलने में। सपोज करो उस समय ये नहीं लाता तो वास्को डी गामा हो सकता है वापस चले जाता।
हो सकता कोई और व्यक्ति होता, लेकिन ये व्यक्ति तो अपने इस इतिहास में प्रसिद्ध हो गया कि ये वही अब्दुल मजीद है, गुजराती पद प्रदर्शक, वो व्यापारी है जो कि वास्को डी गामा को केप ऑफ गुड होप से कालीकट लेकर गया है। क्लियर? यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि अब्दुल मजीद एक तरह से कौन है, थल नियाम है। ये थल नियाम नहीं होगा, इसको जल नियाम कह सकते हैं, जो जल में मार्ग को प्रदर्शित करता है, सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज का सेशन ये मौर्य काल से संबंधित था। कैसा लगा प्लीज कमेंट की बताइएगा, और प्लस ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड सर्कल में इसको फायदा उठा सके। थैंक यू बच्चों।